सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं उद्योग। इसके पिछले क्लास में हमने देखा था परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं उद्योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्योग क्या होता है। तो उद्योग का अर्थ है कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर सामान बनाना या सेवाएं देना होता है। उद्योगों में कच्चे माल पक्का बनाया जाता है। कच्चे माल को पक्का माल बनाया जाता है और वस्तुओं को विक्रय योग्य बनाया जाता है। विक्रय योग्य, जो भी सामान बनता है उसे विक्रय योग्य बनाया जाता है। जैसे हम उदाहरण ले लें तो कपास से कपड़ा बनाया जाता है। तो ये जो कपड़ा बनता है ये भी किसी उद्योग में ही बनता है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग विधियों के द्वारा कपास से धागे बनाए जाते हैं और धागों को कपड़े में बदला जाता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है यही उद्योग में होती है। और कच्चा माल जो है, कच्चा माल उसे मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करना। मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन। अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना ये विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण मैन्युफैक्चरिंग ये कहलाता है। तो देखिए, उद्योगों का जो वर्गीकरण है ये हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला स्वामित्व के आधार पर इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, जो कि पूरी तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित जो होगी ये सरकार के द्वारा होगी। उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसी में निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के जिसका संचालन जो होगा निजी लोगों के द्वारा किया जाएगा। निजी लोगों के द्वारा, जैसे कि हम ले सकते हैं टिस्को हो गया, फिर डाबर उद्योग, बजाज ऑटो लिमिटेड। उसके बाद इसी में हो जाएगा संयुक्त उद्योग जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा। उसके बाद अगला इसी में है सहकारी उद्योग कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये सहकारी उद्योग, इसका स्वामित्व जो कि कच्चे मालों की पूर्ति करता है उनके पास, तथा श्रमिकों ये दोनों के पास ही होगा इसका स्वामित्व सहकारी उद्योगों का। फिर आगे देखें तो कच्चे माल के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कच्चे माल के आधार पे तो पहला हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। दूसरा हो जाएगा वन आधारित उद्योग। तीसरा हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। चौथा हो जाएगा उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चा माल
कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उसके बाद हम आगे देखें तो पूंजी आधारित उद्योग भी हो जाएंगे। पूंजी, ये वर्गीकरण का तीसरा टाइप हो गया। पूंजी निवेश के आधार पे, पूंजी निवेश के आधार पर। पहला हो जाएगा लघु उद्योग। लघु उद्योग, तो लघु उद्योग किन्हें कहा जाता है? तो जहाँ पे 10 या फिर उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, 10 या फिर उससे अधिक लोग कार्य करते हैं, उन्हें लघु उद्योग कहा जाता है। और इसमें 5 करोड़ तक की पूंजी निवेश कर सकते हैं, 5 करोड़ तक की। उसके बाद अगला हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा ये कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, तो इसमें क्या क्या होता है? तो ऐसे उद्योग जिनमें परिवार के सदस्य, जिनमें परिवार के सदस्यों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन का कार्य ये किया जाता है और इसमें पूंजी कम लगती है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है, आवश्यकता ये कम होती है। उसके बाद अगला बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, तो इसमें क्या होता है? तो ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन का जो कार्य होता है ये बड़े बड़े मशीनों के द्वारा किया जाता है, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा, इन्हें ही बड़े पैमानों के उद्योग कहा जाता है। और इसमें पूंजी तथा लोग मतलब श्रमिक बहुत ज़्यादा ही मात्रा में चाहिए होता है। पूंजी प्लस श्रमिक, इनकी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण उद्योगों का। अब हम देखेंगे कुछ मुख्य उद्योग, जिसमें हम देखेंगे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, उसके बाद एल्युमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, फिर वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। चौथा हम देखेंगे जूट उद्योग, फिर लाख उद्योग, लाख उद्योग, लाख या फिर आप लाख बोल सकते हैं, लाह उद्योग। उसके बाद अगला देखेंगे उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, फिर कांच उद्योग, कांच उद्योग। उसके बाद अगला सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। फिर अगला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। फिर अगला कागज उद्योग, कागज उद्योग। इसी प्रकार से हम विभिन्न उद्योगों के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लौह इस्पात उद्योग को देखते हैं। तो भारत के जितने भी उद्योग हैं ये लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित हैं। इनकी जो मूल आधारिक संरचना जो है ये इसी उद्योग पे टिकी हुई है। संरचना। लौह तथा इस्पात उद्योग जो है ये एक भारी उद्योग है, भारी उद्योग, क्योंकि इसमें प्रयुक्त तथा तैयार माल, कच्चा और तैयार माल ये दोनों ही भारी होते हैं, भारी होते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट, मैग्नीज और फायर क्ले की आवश्यकता होती है।
और भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्र जो है ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में है, अर्थात इन राज्यों में। और हमारे झारखंड में जो मुख्य लौह इस्पात कंपनी है ये है टाटा लोहा इस्पात कंपनी। तो आइए देखते हैं टाटा लोहा इस्पात कंपनी के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, पूर्व 1907 में। और कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में, जिसका प्रारंभिक नाम साकची था, और इसका नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम परिवर्तित करके टिस्को कर दिया गया है। टिस्को, टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये किन दो नदियों के किनारे बसी हुई है? तो ये स्वर्ण रेखा है और एक खरकई। टिस्को को जो है कोयला ये झरिया से प्राप्त होता है, कोयला झरिया से। और ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज की प्राप्ति होती है। और इस कंपनी के बारे में आप और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ये झारखंड ज्योग्राफी में। अब नेक्स्ट है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। तो इसका क्या नाम है शॉर्ट में? इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका जो पहला कारखाना था ये हीरापुर में था, और दूसरा कारखाना, ये फर्स्ट हो गया, और जो दूसरा कारखाना था ये कुल्टी में। और बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, यहाँ पे लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। लोहा और इस्पात उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। और इस कंपनी को लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है ये सिंहभूम से होती है। लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है ये झारखंड के सिंहभूम से होती है, और इसे पानी बराकर नदी से मिलती है, अब अगला जो कंपनी है ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स है। इसका प्रारंभिक नाम जो था ये मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स था। ये इसका प्रारंभिक नाम था। और इसे जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती थी, लौह अयस्क इसकी प्राप्ति जो इसे होती थी बाबा बुदान की पहाड़ियों से होती थी। बाबा बुदान की पहाड़ियों से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती थी, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। मैंने आपको पढ़ाया है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में स्थित। और मैं एक क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें पहाड़ियाँ और दर्रा ये दोनों शामिल होंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान 1956 से 61 3 नए संयंत्र की स्थापना की गई।
3 संयंत्र की स्थापना की गई। स्थापना, जो कि पहला राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, और तीसरा दुर्गापुर जो कि है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनकी स्थापना की गई, और वो भी विदेशी सहयोग से। और इन सभी संयंत्रों की प्रबंधन के लिए सेल का गठन किया गया 1973 में, जिसका पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अभी वर्तमान में सेल के जो अध्यक्ष हैं ये है अमरेंदु प्रकाश। तो पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। और इसका जो स्थापना किया गया था इसे किस विदेशी सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1959 में। यहाँ 59 होगा, मैंने 56 लिख दिया। और इस संयंत्र को जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क ये इस्पात संयंत्र है, जिसके कारण इसे लौह अयस्क की तो आवश्यकता होगी ही। और इसकी प्राप्ति से झारखंड और उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होती है। और झारखंड के कहाँ से? तो सिंहभूम से और सुंदरगढ़ से, ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और इसे जल की जो प्राप्ति होती है ये हीराकुंड बांध, साथ ही साथ कोयल और शंख नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी, इससे भी इसे जल की प्राप्ति होती है। तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है। और किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप ऐसे याद रखिए, राज, दाब और एक भार। तो देखिए, र से हो गया, यहाँ पे रा है तो र से हो गया राउरकेला, और ज से जर्मनी, दा से हो गया दुर्गापुर और ब से ब्रिटेन। उसके बाद भ से यहाँ पे हो गया भिलाई और आर से रूस। लेकिन जब रूस टूटा नहीं था तब इसे सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत संघ। और जब 1991 में रूस का विभाजन हो गया, सोवियत संघ का विभाजन हुआ, तो ये रूस अलग हो गया, तो रूस ये कहलाने लगा। तो भिलाई संयंत्र की जो स्थापना हुई थी ये रूस के सहयोग से हुई थी। तो इसे आप राज, दाब और भार से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला है भिलाई संयंत्र। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1959 में ही की गई थी। ये स्थापना वर्ष नहीं है बल्कि ये उत्पादन वर्ष है, उत्पादन वर्ष। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1955 में हुई थी, स्थापना 1955 में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़। और इसकी स्थापना मैंने क्या बताया? भार, राज, दाब और भार। तो भार भ से भिलाई और आर से रूस। तो रूस का पहला नाम क्या था? सोवियत संघ। बाद में ये रूस कहलाने लगा। तो आप ये दोनों नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो इसकी स्थापना क्या बताया मैंने? राज, भार और दाब। तो ब से ब्रिटेन, यहाँ द से दुर्गापुर हो गया, ब से ब्रिटेन। तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ब्रिटेन के सहयोग से की गई। इसे ही यूके कहा जाता है। जब इसमें और 4 देश शामिल हो जाते हैं तब इसे यूके कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके। तो ये 4 देश कौन कौन से हो गए? पहला इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड,
उसके बाद अगला वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये शामिल हो जाने के बाद इसे ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो आप बस इसे ब्रिटेन याद रखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये ब्रिटेन के सहयोग से हुई है और इसकी जो स्थापना है ये 1950 के अंतिम समय हुई, अंतिम वर्षों में। और इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1962 में यहाँ पे उत्पादन किया जाने लगा, उत्पादन प्रारंभ। उसके बाद अगला है इस्पात संयंत्र। तो इसकी जो स्थापना है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और कब, 1964 में। और इसकी स्थापना जो है ये भी रूस के सहयोग से ही की गई थी, रूस के सहयोग से। ये भी सेल के अंतर्गत नियंत्रित है, सेल। ये झारखंड में स्थित है, हमारे झारखंड में। देखिए इसकी ट्रिक जो हो जाएगी ये बार हो जाएगी, बार। एक बार हो गया, एक भार हो गया, एक दाब हो गया और एक राज। तो ये तीनों हमने साइंस में पढ़ा है, बार, भार और दाब। और एक हो गया राज, ये अलग हो गया। तो इसे आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से जो संयंत्र है उसकी स्थापना किस विदेशी सहयोग से के साथ हुई है। अब हम अन्य इस्पात संयंत्र देखेंगे। तो पहला है विजाक इस्पात संयंत्र। तो ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और ये विशाखापट्टनम के पास स्थित है, विशाखापट्टनम। उसके बाद अगला जो है ये विजयनगर इस्पात संयंत्र है। तो ये कहाँ है, ये कर्नाटक, कर्नाटक के होसकोट जिले में। ये हॉस्पोट नहीं है, ये हॉसपेट है, हॉसपेट। बस आप इतना याद रखें कि ये कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई। और कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति इसे हो जाती है, विजयनगर इस्पात संयंत्र को। उसके बाद अगला जो है ये सलेम इस्पात संयंत्र है। और इसकी स्थापना जो है ये तमिलनाडु में हुई है, तमिलनाडु। और इसकी स्थापना जो है ये 1972 में हुई है, स्थापना। अब अगला जो है ये एल्युमिनियम उद्योग है, एल्युमिनियम प्रगलन। तो हमारे देश में एल्युमिनियम उद्योग जो है ये उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु, इन राज्यों में ये स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग में जो कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ये है बॉक्साइट। और हमारे झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है, तो ये मूरी में स्थापित है, रांची के मूरी में। ये कब हुआ था स्थापित, तो 1938 ईस्वी में। और इसे बॉक्साइट की जो प्राप्ति है ये कहाँ से होती है, लोहरदगा से। ये झारखंड की बात करी मैं, लोहरदगा से। ये हल्का होता है, एल्युमिनियम जो है ये हल्का होता है, हल्का, जंग अवरोधी होता है, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सूचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से इसे कठोर बनाया जा सकता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है ये हवाई जहाज़ बनाने में प्रयोग ये होता है, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में और तार बनाने में। कुछ एल्युमिनियम संयंत्र जो है, पहला है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडाल्को। और इसकी इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं,
तो ये मोरी झारखंड में, उसके बाद केरल के अलवाई, फिर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बेलगांव में। उसके बाद अगला है हिंडाल्को। ये क्या हो गया? तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये यूएसए के सहयोग से, और इसका जो इकाई है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला है माल्को, MALCO, माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को। और इसकी जो स्थापना ये इटली के सहयोग से की गई, और इसकी इकाई कहाँ है? तमिलनाडु के मेट्टूर में, उसके बाद अगला क्या है? बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है ये रूस, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई है, और इसकी इकाई जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद अगला है नाल्को, NALCO, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से, और इसकी इकाई जो कहाँ है? ये दमनजोड़ी ओडिशा में स्थित है। तो पहला है इंडाल्को, फिर हिंडाल्को, माल्को, उसके बाद बाल्को और नाल्को। इंडाल्को की इकाई कहाँ है? मोरी, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बेलगांव में। हिंडाल्को की जो स्थापना यूएसए के सहयोग से की गई है, और इसकी जो इकाई है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर माल्को, ये इटली के सहयोग से इसकी स्थापना और तमिलनाडु मेट्टूर में स्थित है। फिर बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से अर्थात रूस की सहायता से की गई है, और इसका जो इकाई है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। फिर नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई है, और ये दमनजोड़ी उड़ीसा में स्थित है। अब हम अगला देखेंगे वस्त्र। तो वस्त्र उद्योग में सबसे पहले हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहले सफल था आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में 1854 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो कवासजी डावर। ये सब आपको याद रखना है, और ये सब आपको मेंस में भी काम आएगा। उसके बाद अगला है जो फैक्ट आपको याद रखना है, मैं उसको ही करवा रही हूँ। तो मुंबई जो है, इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कानपुर, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर क्या है? तो ये इंग्लैंड में स्थापित है, एक शहर जहाँ पे कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये इंग्लैंड को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कोयम्बटूर। तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद अगला है अहमदाबाद।
इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है, भारत का बोस्टन। अब ये बोस्टन क्या हो गया, तो ये भी एक शहर का नाम है। और ये कहाँ है, तो ये यूएसए में स्थित है बोस्टन। आपको प्री के लिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आप जब मेंस पढ़ेंगे तब सूती वस्त्र उद्योग का एक अलग ही क्वेश्चन ही बनेगा। अब अगला है रेशम उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो रेशम की 5 किस्में हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है। पहला है मलबरी, उसके बाद मूंगा, फिर ईरी, ट्रॉपिकल टसर, ट्रॉपिकल टसर एवं ओक। और भारत को मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। किसे, तो भारत को मूंगा रेशम के उत्पादन में। और रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो ये पूछा जाता है, तो ये कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हमारा झारखंड। ये हो गया रेशम वस्त्र उद्योग के केंद्र। अब अगला है लाख उद्योग, लाख बोलिए या फिर लाह बोलिए, लाख या लाह उद्योग। तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन है ये झारखंड में किया जाता है, झारखंड में लगभग 60%, ये लगभग है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ भी इसके उद्योग स्थापित हैं। अब अगला जो है ये है उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग के लिए भारतीय उर्वरक निगम, इसकी स्थापना की गई है, भारतीय उर्वरक निगम। इसकी स्थापना कब की गई, ये 1961 में। और कुछ प्रमुख उद्योग जो हैं, पहला उद्योग तो देखिए झारखंड के सिंदरी में स्थित है, झारखंड के सिंदरी में। और ये कब स्थापित किया गया था, 1951 में। उसके बाद अगला जो उद्योग उर्वरक का है ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के रामाकुंडम, फिर गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के तालचेर में। तो जूट उद्योग, तो जूट को पटसन भी कहा जाता है, पटसन, इसे वाइट फाइबर भी कहा जाता है, वाइट नहीं गोल्डन फाइबर। और कपास को वाइट फाइबर कहा जाता है, कपास को वाइट फाइबर। और भारत जो है ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक देश। और बांग्लादेश के बाद ये सबसे बड़ा निर्यातक देश है, बांग्लादेश के बाद ये सेकंड नंबर पे आता है निर्यात करने में, भारत। और अभी वर्तमान में 2021 के डाटा के अनुसार 73 जूट की मिलें स्थित हैं, जूट मिल। और सबसे ज़्यादा जूट या फिर पटसन का जो उत्पादन ये कहाँ किया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में। और बिहार के किस जिले में, तो ये पूर्णिया और कटिहार में, कटिहार। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी जूट का उत्पादन किया जाता है, जूट उत्पादन। अब हम आगे देखेंगे कांच उद्योग, कांच उद्योग। तो कांच उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है ये उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, सुहाग की नगरी, क्योंकि यहाँ पे कांच उद्योग स्थापित है और कांच से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं
और चूड़ियाँ जो है ये सुहाग की निशानी होती है। इसी कारण से फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। और कुछ प्रमुख अन्य केंद्र जो है ये है कर्नाटक, कर्नाटक का धारवाड़। तो ये हो गया कांच उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, तो सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग का जो स्थापना है ये कहाँ किया गया था? ये मद्रास में किया गया था, मद्रास में 1904 ईस्वी में। और मद्रास का अभी आधुनिक नाम जो है ये चेन्नई है। तो चेन्नई में 1904 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। और सीमेंट बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पहला चूना पत्थर, चूना पत्थर, उसके बाद सिलिका और जिप्सम, जिप्सम, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और कुछ जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक जो राज्य हैं, राज्य ये है तमिलनाडु, पहला हो गया तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, गुजरात, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब अगला हम देखेंगे कागज उद्योग। कागज उद्योग, कागज उद्योग, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुई थी, सबसे पहले पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के भी कहाँ? तो सेरामपुर। आपको बस इतना जानना है कि ये पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले कांच उद्योग की 1832 ईस्वी में। लेकिन ये अधिक देर तक संचालित नहीं रह सका, संचालित नहीं रह सका, अर्थात ये असफल हो गया, असफल। उसके बाद फिर से 1870 में एक और कारखाना स्थापित किया गया और ये कोलकाता, कोलकाता के निकट इसकी स्थापना की गई कागज उद्योग की 1870 में पश्चिम बंगाल में ही। और ये एक बांस, बांस पर आधारित उद्योग है, आधारित उद्योग। और इसी का प्रयोग जो है कागज बनाने के लिए किया जाता है, कागज। और ये एक विशेष प्रकार की बांस है जिसका जो उत्पादन है ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही साथ असम, असम, फिर ओडिशा और बिहार, इन क्षेत्रों में की जाती है, बिहार राज्य। और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, होशंगाबाद, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग होशंगाबाद। अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद ये जो हो गए, पहला ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीकॉम, टेलीकॉम, सेल्यूलर, सेल्यूलर, फिर रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार, दूरसंचार, ETC। तो इन सभी के लिए जो जो भी उपकरण बनाए जाते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आ गए। अब भारत में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु, इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। और इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग हो गए जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम कुछ औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो औद्योगिक प्रदेश है ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे बेल्ट। और इस औद्योगिक प्रदेश का जो स्थापना हुआ ये सूती वस्त्र उद्योगों के साथ ही हुआ, सूती वस्त्र
उद्योग के साथ, उद्योग के साथ। उसके बाद अगला जो प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश, ये है हुगली औद्योगिक प्रदेश या फिर हुगली बेल्ट। तो आपको जैसे कि पता ही है कि गंगा नदी इधर से पार होती है इस प्रकार से बिहार से, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, फिर जाके बांग्लादेश में गिरती है। और यहाँ पे एक जो इसकी शाखा है, गंगा नदी की शाखा, ये पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से प्रवाहित होती है। तो इसी नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम हुगली बेल्ट या फिर हुगली औद्योगिक प्रदेश पड़ा है। उसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है ये बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश या फिर बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट, ये है। ये कहाँ पे है? तो ये पूरा तमिलनाडु और बेंगलुरु क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ से एक मार्ग भी बनाया गया है जिसे चेन्नई और बेंगलुरु गलियारा भी कहा जाता है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी और बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी, इन दोनों राजधानियों को मिलाती है, तो इसे ही चेन्नई और बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा कहा जाता है। और ये पूरा क्षेत्र हो गया बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है ये छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। और ये जो औद्योगिक प्रदेश है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ये झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। और ये भारी धातुओं के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। भारी धातु जैसे कि लौह अयस्क हो गया, लौह अयस्क। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। पहला बर्नपुर में, फिर कुल्टी में, दुर्गापुर में, बोकारो में और राउरकेला में, राउरकेला, और साथ ही साथ जमशेदपुर में टिस्को। उसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है ये विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट या फिर विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। तो इसका विस्तार जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से लेकर के दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिला तक विस्तृत है। और इस क्षेत्र में कृषि तथा खनिज के संचित भंडार हैं, उसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है ये है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट या फिर गुरुग्राम दिल्ली मेरठ। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण के उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और हल्के इंजीनियरिंग उपकरण भी यहाँ पे, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग ये भी यहाँ पे स्थापित है। और इसके प्रमुख केंद्र जो है ये गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है, दिल्ली, फिर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मोदी नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा और अम्बाला ये शामिल हैं। उसके बाद अगला जो बेल्ट है ये है कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट, और ये केरल में स्थित है। और केरल के किस किस क्षेत्र में? तो पहला तो तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम, अलवाई, एर्नाकुलम और अलापुझा। यहाँ पे बागानी कृषि जैसे कि आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में केला और नारियल के पेड़ ये लगाए जाते हैं। तो ये हो गया बागानी कृषि के अंतर्गत। तो इन क्षेत्रों में बागानी कृषि और जल विद्युत इस क्षेत्र को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है ये है अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। इसे गुजरात औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश
और इसका जो केंद्र है, इस प्रदेश का केंद्र जो है ये अहमदाबाद और वडोदरा के मध्य है। अहमदाबाद और वडोदरा, इसी कारण से इसका नाम अहमदाबाद और वडोदरा बेल्ट पड़ा है। और इस बेल्ट का जो विकास है ये भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से ही हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण ही। ये सभी आप मैथ्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारे हो गए औद्योगिक प्रदेश। तो कितने औद्योगिक प्रदेश हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने देखा और इसके साथ ही हमने विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में भी देखा। विभिन्न उद्योग और जो भी कुछ छूटा है, मैंने जो भी कुछ कहा है कि मैं आगे के क्लास में बताऊंगी, उन सब को ज्योग्राफी की क्लास ख़त्म होने के बाद और 1 से 2 क्लास में वो सब ख़त्म हो जाए तब मैं उसके बाद वो सब भी करा दूंगी। तो और 3 से 4 क्लास में पूरा ज्योग्राफी का प्रीलिम्स जो है ये समाप्त हो जाएगा। प्रीलिम्स ये समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जनगणना को देखेंगे। जनगणना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। ये सब एक ही क्लास में हो जाएगा, ये तीनों। और जनगणना जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम पहाड़, दर्रे और एक टॉपिक जो छूटा हुआ है रेलवे जोन, उनको मैं करा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।